हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर को देख लिया। इस लेक्चर में देखते हैं गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर को, और साइमल्टेनियसली हम लोग प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सारे एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस होते हैं सरकार के, यूनियन गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं। याद होगा श्रेया, हमने डिस्कस करा था इसको शैली, है ना। तो और यहाँ पर जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं सरकार के, राज्य की सरकार के, वो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह जिसको सीएम वगैरह साइन कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किसके होते हैं? ऑलरेडी हेड ऑफ द सेरिमोनियल नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट के, जो कि कौन होते हैं? गवर्नर। उसके बाद गवर्नर कुछ भी रूल्स वगैरह बना सकते हैं एक तौर तरीके स्पेसिफाई करने के लिए कि ऑर्डर्स और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाउ दे आर मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम, उसकी ऑथेंटिकेशन कितनी होनी चाहिए। एंड इस पॉइंट को और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, जैसा कि हमने प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट के अंदर पढ़ा था, गवर्नर रूल्स बना सकते हैं ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर जो दोनों हाउसेज हों स्टेट लेजिस्लेचर के, वो स्मूथली कैसे फंक्शन कर सकें। ठीक है, या फिर जितने भी डिसीजन उनके नाम भी लिए जा रहे हैं वो किस तरीकों में इम्प्लीमेंट होने चाहिए। जब भी मुख्यमंत्री कहीं पर जा रहे हैं किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने के लिए, तो वो एग्जीक्यूट किस प्रकार से होने चाहिए, गवर्नर इसके लिए कुछ रूल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली विधानसभा विधान परिषद से काम कैसे करेंगी, इसके लिए रूल स्पेसिफाई कर सकते हैं। विधानसभा और विधान परिषदों में काम कैसे होगा, किसी एक मिनिस्टर को क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है उनको, वो एमएलए या एमएलसी हो सकता है वो मिनिस्टर, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एडिशनली देनी है कि नहीं देनी है। और ये चीज़ आप समझ गए होगे श्रेया कि ये चीज़ हमने प्रेसिडेंट के केस के अंदर भी डिस्कस करी थी। अब यहाँ पर तो कन्फ्यूजन नहीं है श्रेया, जो आपको वैसे वहाँ पर थी रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, सेम चीज़ है। ठीक है, वो अपॉइंट करते हैं सीएम को एंड दूसरे मिनिस्टर्स को। ठीक है, एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। अब याद रखना एक चीज़, एक स्पेशल चीज़, एक रूल है, देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ये इन चार राज्यों में रूल है। क्यों होगा ये वाला रूल? इन चार राज्यों में क्या होंगे? अगर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर यहाँ पर है तो यहाँ पर इन चार राज्यों के अंदर नेसेसरी तौर से क्या होंगे? फॉरेस्ट, ट्राइबल पीपल हु आर लिविंग इन फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट कवर इन राज्यों का अच्छा खासा होगा, है ना। मध्य प्रदेश से इनमें से कौन सा राज्य अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। स्टेट ऑफ बिहार वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोविजन बाय द 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006। ठीक है, राज्यपाल पहले इस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार के लिए भी ये वाला काम करता था कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करना, लेकिन ये चीज़ फिर 94th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दी गई। क्या कहता है 94th अमेंडमेंट एक्ट? बिहार को इस अमेंडमेंट एक्ट से आज़ादी मिल गई, जो उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन थी कि वहाँ पर एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना ही चाहिए, और ये सेम प्रोविज़न के ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना चाहिए, ये प्रोविज़न एक्सटेंड कर दी गई टू झारखंड एंड छत्तीसगढ़। अब ये जो प्रोविज़न है ये एप्लीकेबल है टू न्यूली फॉर्म स्टेट्स के लिए। ठीक है, एंड मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा जहाँ पर ये ऑलरेडी है। तो यानी कि कितनी स्टेट्स हो गई? झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी एंड उड़ीसा। ठीक है, ये था 94th अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, क्योंकि अगर इस कंटेक्स्ट में, अगर आप गवर्नर के कंटेक्स्ट में ना पढ़ो ना, तो एग्जाम में इसको रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। आगे बात करते हैं। गवर्नर अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट, और उनके रिम्यूनरेशन को डिटरमाइन करते हैं। क्यों? एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट क्या कोई इलेक्टेड बॉडी है क्या? नहीं। तो कोई उनकी फिक्स रिम्यूनरेशन तो होती नहीं है। जैसे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये किसका वकील होता है? ये किसके लॉ ऑफिसर होता है? किसका वकील होता है ये? स्टेट का नहीं, यूनियन गवर्नमेंट का। स्टेट क्या होता है? यूनियन गवर्नमेंट का वकील होता है शायद अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड शैली, स्टेट गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे उनका लॉ ऑफिसर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। नाम देख लो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, और यहाँ पर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड उनकी रिम्यूनरेशन को, जैसे अगर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की रिम्यूनरेशन को कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट। और
एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की रिम्यूनरेशन को कितना पैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा, क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी? गवर्नर। जो एडवोकेट जनरल होते हैं, ही और शी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसके अलावा ये अपॉइंट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को और डिटरमाइन करते हैं उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस को, उनके टेन्योर को। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ये वाली बात याद रखना, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट ये करते हैं, डिटरमाइन करते हैं उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस को, लेकिन रिमूवल का जो उनका क्राइटेरिया है वो सेम उसी मैनर में रिमूव करे जाते हैं जिस मैनर में जिन ग्राउंड्स पे एक जज जो होता है हाई कोर्ट का उनको रिमूव करा जाता है। अब ये ग्राउंड्स क्या होते हैं श्रेया, तो वो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जब कंबाइंड लेक्चर करेंगे तब आपको अपने आप पता लग जाएंगे और दोबारा इस चीज़ का जिक्र होगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये अपॉइंट करते हैं चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पीएससी, लेकिन दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नर, ठीक है। उसके बाद गवर्नर कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन के जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट के जो अफेयर्स हैं, जो भी जिस तरीके से विधानसभा, विधान परिषदें, मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल क्या काम कर रहा है, उसके लिए पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उनसे मांग सकते हैं। उसके बाद वो ना चीफ मिनिस्टर को ये बोल सकते हैं दैट यू नीड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर डिसीजन एक मिनिस्टर ने लिया था लेकिन आपकी पूरी की पूरी काउंसिल के पास वो चीज़ नहीं गई, मुझे सुनने को मिली है। आप वो प्रस्ताव, वो चीज़, वो डिसीजन अपने सारे के सारे मंत्रिमंडल को दिखाओ। याद है ये वाली चीज़ हमने श्रेया शैली उसके केस में भी करी थी, प्रेसिडेंट के केस में जैद, ठीक है। उसके बाद गवर्नर कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 6। और इसके साथ ही एक चीज एसोसिएटेड होती है, मैंने उल्टा बताया था इसका, 365, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट गवर्नर एंजॉयज एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल पावर गवर्नर की सुनो, गवर्नर एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। वो अपॉइंट करते हैं यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को भी, ठीक है। समझ गए चीज? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर कौन? वाइस प्रेसिडेंट। गवर्नर तो होता ही नहीं दिल्ली के अंदर, दिल्ली तो एक यूटी है, एलजी में ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि आप हर यूनिवर्सिटी को स्टेट की कंसिडर कर लो और वहाँ पर आप अपने हिसाब से बोलने लग जाओ कि गवर्नर ही होगा यहाँ का चांसलर, एलजी होगा ही, मतलब जर्नली वो ऐड कर सकते हैं ये और शी, ठीक है। अब वो डिटरमाइन करते हैं, इसका भी क्राइटेरिया होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है ना वहाँ पर तो स्टेट के अंदर जिनका फुल स्टेटस होता है, हाफ स्टेटस होता है। यूनिवर्सिटीज़ की भी तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है ना। जैसे कोई यूनिवर्सिटी जैसा आज ही बनी तो पहले दिन से ही थोड़ी ना वो संभालने लग जाएंगे, लेकिन जर्नली फिर भी बहुत राज्यों के अंदर जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं एंड ओवरऑल जो अगर यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो वो उसके चांसलर के तौर पर ऐड करते हैं, वाइस चांसलर को अपॉइंट ये करते हैं। लेकिन जनरली चलाता कौन है यूनिवर्सिटीज़ को? वो वाइस चांसलर ही चला रहे होते हैं। वीसी जनरली आपने सुना होगा अपनी यूनिवर्सिटी के केस में भी, चांसलर वगैरह तो क्योंकि अगर ये खुद हैं तो आपको बहुत ही कम, मतलब आप ये देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ये चीज़ डन, ओके। फिर बात करते हैं हम लोग जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर। प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर को भी निकाल लेते हैं। गवर्नर जो है ही और शी कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रेस्पीट एंड रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट, या फिर सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट कर सकते हैं किसी भी पर्सन का एक ऐसा सेंटेंस जिसके लिए पर्सन को जेल हो गई है, ठीक है। वो अगर उसने किसी भी लॉ को, कानून का उल्लंघन करा है, ठीक है, रिलेटिंग टू अ मैटर
टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स, ठीक है, उसको जो गवर्नर है उसको माफ़ी दे सकते हैं। अभी ये सब क्या होता है मैंने आपको बताया था, जस्ट वेट, अभी प्रेसिडेंट की ये पावर आने दो, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि पार्डनिंग पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट है उसके केस के अंदर आपको ये सारी की सारी टर्म्स समझ में आएंगी, तो ऑब्वियसली बात है, ये वाली बात मैंने आपको पहले ही बोली थी, ठीक है। वापस आते हैं इसके ऊपर। उसके बाद जुडिशियल पावर के केस में इसको 1 मिनट के लिए अपने दिमाग से निकाल दो इसका प्रेशर, बस आपको एक टर्म पहचान में आनी चाहिए, पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिशन, उसके बाद सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट, ठीक है। गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट गवर्नर को कंसल्ट करते हैं। उसके बाद गवर्नर कैन मेक अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ। उसके बाद गवर्नर कैन ऑल्सो अपॉइंट पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जजेस स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी कंसल्टेशन के साथ। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है शैली, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कंसल्ट कर लिया जाता है गवर्नर के द्वारा, जबकि अपॉइंट किसको करना है, ठीक है, पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस, ठीक है। तो बस ये चीज़ यहीं पर है, यहाँ तक इतनी। लेकिन अब इसकी फाइनेंशियल पावर को देख लेते हैं हम लोग। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, राज्यों के लेवल पे भी बजट आता है, याद है? हर एक स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट होता है ना, वहाँ पर भी बजट सेशंस वगैरह होते हैं। तो ही सीज दैट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर वो यूनिकैमरल है तो विधान सभा, और बाई कैमरल है तो बोथ विधानसभा एंड विधान परिषद, ठीक है। उसके बाद मनी बिल जो है दे कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली, गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन के साथ। कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं करी जा सकती एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। और ये फाइनेंस कमीशन का भी गठन करते हैं हर एक 5 साल के अंदर, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन जो है पंचायत्स और म्यूनसिपैलिटीज़ उनको स्ट्रेंथन करा जा सके। यानी कि ये जो फाइनेंस कमीशन होती है, श्रेया लिख लेना पूरा, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है यहाँ पर, ओके। लेकिन जो यूनियन फाइनेंस कमीशन होती है, इसको ये यूनियन फाइनेंस कमीशन होती है, इसको प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर एक 5 साल में। तो ये रेवेन्यूज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सेंटर और स्टेट में, ठीक है। और जो स्टेट के पास जो रेवेन्यू आ रहा है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होगी, वो ये देखेंगे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रूरल लोकल बॉडीज़, और इसको हम लोग कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़। जैसे म्यूनिसिपल एमसीडी होती है ना दिल्ली के अंदर, मयूर हमारे है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये चीज़ है। और पंचायत गाँव वगैरह के अंदर होती है। ये सारी की सारे पावर्स एंड फंक्शंस हम लोगों ने राज्यपाल के कंटेक्स्ट के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करे। इनके सिर्फ 4 ही थे। प्रेसिडेंट की 7 कैटेगरीज होती हैं, वहाँ पर एडिशनली जैसा कि मैंने आपको बताया, मिलिट्री पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स और इमरजेंसी पावर्स एडिशनल पावर्स होती है प्रेसिडेंट की। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस, और हमारा स्ट्रांग हो जाएगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और उसको कंपेयर करेंगे गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के साथ, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर की पार्डनिंग पावर के साथ, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, और उसको कंपेयर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर के साथ, ठीक है। इस डिस्कशन में लेकिन फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।